जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्लास 12 के सभी छात्र छात्राओं के लिए जिन्होंने अपने सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स को रखा है और जिसका भी मंथली टेस्ट होने वाला है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहला सवाल देखिए क्या है, कह रहा है कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है, स्पष्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताने वाले हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको सेम टू सेम आंसर लिखना है, या फिर हो सकता है कि आपसे सिर्फ इतना ही पूछ ले कि व्यष्टि अर्थशास्त्र किसको कहा जाता है, तो आपको सिर्फ व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो ये वाला परिभाषा लिख देना है। ये परिभाषा में भी काम चलेगा। और अगर आपसे सिर्फ इतना पूछा जाए कि समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, तो आप इसका दूसरा वाला पार्ट यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए, तो अगर आपसे पूछा जाए कि यही सेम क्वेश्चन अगर आ जाएगा व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो लिखिएगा, वरना ये फिर दो पार्ट में होगा। एक होगा आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा होगा समष्टि अर्थशास्त्र। तो ये आपसे क्या पूछा जाएगा, हो सकता है तोड़ तोड़ कर पूछ ले एग्जाम में, तो फिर आपको अलग अलग आंसर देना है। ठीक है, समझ गए। चलिए, अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है व्यष्टि अर्थशास्त्र किसको कहते हैं। इसका संबंध व्यक्तिगत आर्थिक इकाई से है, जैसे कि एक उपभोक्ता का अध्ययन, एक फर्म, एक उद्योग आदि। ठीक है, इसके मुख्य उपकरण मांग तथा पूर्ति है। इसे कीमत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसके सिद्धांत तथा नियम के लिए पूर्ण रोजगार, पूर्ण प्रतियोगिता, सरकारी हस्तक्षेप के अनुपस्थिति आदि मान्यताएं स्वीकार की जाती है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र पे। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये उन सिद्धांतों, समस्याओं तथा नीतियों का अध्ययन करता है जो पूर्ण रोजगार प्राप्त करने में सहायक होता है। इसके बाद लिखना है आपको कि इसके मुख्य उपकरण सामूहिक मांग है ना, सामूहिक पूर्ति, सामूहिक बचत तथा निवेश आदि है। इसे आय तथा रोजगार सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसमें संसाधनों का आवंटन, आय का वितरण को दी हुई माना जाता है। तो ये आपको नोट कर लेना है। अब आते हैं समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व को लिखना है। ठीक है, अगर आपको महत्व लिखने बोल दिया जाए तो फिर आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देख लीजिए, ये जो जितने भी क्वेश्चन आंसर आप लोगों को मंथली टेस्ट के हिस्से से कराया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना समझें कि ये सिर्फ मंथली टेस्ट में काम आएगा। अगर आप मंथली टेस्ट के लिए भी अपना नोट्स तैयार कर रहे हो या फिर उसको याद कर रहे हो, तो ये आपको फाइनल एग्ज़ाम में भी काम आने वाला है। ठीक है, चलिए, उसके बाद है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है। तो पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है, ठीक है, उसकी क्या है विशेषताएं। तो उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व, बाजार में निर्गत को बेचने के लिए उत्पादन किया जाता है, श्रम सेवाओं क्रय विक्रय एक कीमत पर होता है, इस कीमत को मजदूरी कहा जाता है। उत्पादन का एकमात्र उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। उत्पत्ति के साधनों पर जिन व्यक्तियों का अधिकार होता है वे सरकारी नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त होते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए वो है आपका 1929 की महामंदी का वर्णन करना है। तो देखिए, ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मनार्ड किन्स ने पूर्व अर्थशास्त्रियों का मत था कि सब कर्मचारियों को जो कार्य करने के लिए तैयार हैं नौकरी मिलेगी, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, सभी कारखाने अपने पूर्ण क्षमता के साथ कार्य करते रहेंगे। इन अर्थशास्त्रियों को परंपरावादी अर्थशास्त्री कहा जाता था, परंतु 1929 में तथा इसके बाद के वर्षों में विश्व में महामंदी आई। यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका के देशों में उत्पादन रोजगार में गिरावट आई। इससे विश्व के अन्य देश काफ़ी प्रभावित हुए। बाजार में मांग कम हो गई, कई कारखाने बंद हो गए, कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1929 तथा 1933 के बीच बेरोजगारी की दर में वृद्धि 3 से 25% तक हो गई। इसी अवधि समग्र उत्पादन 33% कम हुआ। सामूहिक रूप से इन सभी को 1929 की महामंदी कहा जाता है। इसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट सवाल है कि अर्थव्यवस्था की किन्हीं दो केंद्रीय समस्याओं को आपको लिखना था। तो किसी अर्थव्यवस्था की दो केंद्रीय समस्याएं निम्न है। नंबर 1, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए।
इसके बाद होगा आपका कैसे उत्पादन किया जाए। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हो गया। इसके बाद यहाँ पे आपको देखना है कि अर्थशास्त्र की 2 व्यापक शाखाओं के आपको नाम बताना था। तो अर्थशास्त्र की 2 व्यापक शाखाएं हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, तो इसको आप लोग को नोट कर लीजिएगा। अच्छा सा। इसके बाद जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा वो है आर्थिक क्रिया को स्पष्ट करना है। आर्थिक क्रिया का संबंध उन सभी क्रियाओं से है जो मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सीमित साधनों जिनका वैकल्पिक प्रयोग हो सकता है का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका। इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है आपको उत्पादन संभावना वक्र से आप क्या समझते हैं। तो उत्पादन संभावना वक्र एक अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों एवं उत्पादन की दी गई तकनीक द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं के विभिन्न संयोग का उत्पादन किया जा सकता है। इन्हीं संयोगों को दर्शाने वाली रेखा को उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। अर्थव्यवस्था में एक वस्तु के उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की उत्पादन की मात्रा को कम करना पड़ता है। यही कारण है कि उत्पादन संभावना वक्र का झुकाव ऊपर से नीचे दाहिने की ओर होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका। इसको यहीं तक आप लोगों को लिखना है। ठीक है, आप वैसे आप इसका फिगर यहाँ पे दिया गया, आप चाहो तो इसका फिगर बना सकते हो, यहाँ पे इसको इस तरह से मैप से दर्शा सकते हो। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल है वो है अवसर लागत से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, किसी साधन की अवसर लागत का अर्थ उसके दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग से है। इसका अर्थ यह है कि साधन सीमित होते हैं जिनके वैकल्पिक प्रयोग हो सकते हैं। जब साधन का प्रयोग किसी एक वस्तु के उत्पादन में बढ़ाया जाता है तो दूसरी वस्तु के उत्पादन कम करना पड़ता है। इस प्रकार किसी एक वस्तु की अवसर लागत दूसरी वस्तु की वह मात्रा होती है जिसका त्याग करना पड़ता है। अवसर लागत को आर्थिक लागत भी कहा जाता है या कह सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोग को नोट कर लेना है। अगला सवाल जो इम्पोर्टेंट है, आर्थिक समस्या क्या है, ये क्यों उत्पन्न होती है। ठीक है, तो आर्थिक समस्या क्या है और ये क्यों उत्पन्न होती है, चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। आर्थिक समस्या मूल रूप से चुनाव की समस्या है। आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कारण असीमित आवश्यकताएं मानवीय आवश्यकताओं के असीमित होती है। एक आवश्यकता को पूर्ण करते ही दूसरी आवश्यकताएं उत्पन्न हो जाती है। एक समस्या को मनुष्य की सभी आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, दूसरा पॉइंट में आपको लिखना है आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर। मानव की सभी आवश्यकताओं की तीव्रता एक सी नहीं होती है, अर्थात कुछ अधिक महत्वपूर्ण एवं कुछ ही महत्वपूर्ण होती है। आर्थिक महत्व वाले आवश्यकताओं की तीव्रता अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट आप पॉइंट इसी में आपको लिखना है साधन सीमित होते हैं। साधन सीमित होते हैं का अर्थ है कि साधनों की पूर्ति इनकी मांग की तुलना में कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सीमित साधनों के वैकल्पिक प्रयोग। साधन सीमित होते हैं और इनके वैकल्पिक प्रयोग हो सकते हैं। जैसे यदि किसी के पास 500 रुपया है तो वो इसे एक शर्ट या एक जोड़ी जूता या एक किताब खरीद सकता है। ये मतलब कि वैकल्पिक स्रोत, मतलब वैकल्पिक उसके सामने रहता है कि वो किसको ले सकता है। चुनाव की समस्या। ठीक है, सीमित साधनों में सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता, अतः साधन को किस आवश्यकता की पूर्ति में कितनी मात्रा में प्रयोग किया जाए, ये समस्या उत्पन्न होती है। इसे ही चुनाव की समस्या कहते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आएँ सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे।